Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is food processing plant. तो इसमें हम देखेंगे फूड प्रोसेसिंग प्लांट क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, इसके अलावा किस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें. So first of all, what is food? So food is a necessity of life and must be consumed to sustain it. Scientifically, food may be defined as any substance that, when ingested, usually will supply nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins, mineral elements, and water that nourish the body. These furnish oxidative energy required to fuel body activities, provide materials for building and for maintenance of body tissues, and supply substances that act as a regulatory for the body process. तो खुराक यानी कि कोई भी चीज़ जो हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा ये हैं, इसमें आ जाता है प्रोटीन, आ जाते हैं विटामिन, आ जाते हैं एलिमेंट्स लाइक वाटर वाटर आ जाता है, मिनरल एलिमेंट्स आ जाते हैं. तो ये क्यों रिक्वायर होते हैं? दीज फर्निश ऑक्सीडेटिव एनर्जी, जो यानी एनर्जी हमें चाहिए फॉर परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस. तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं फॉर बॉडी एक्टिविटी. और इसके अलावा बॉडी की ग्रोथ के लिए जो मटेरियल चाहिए और उसकी मेंटेनेंस और बॉडी टिश्यूज वगैरह के लिए, तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा दी सप्लाई सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज ए रेगुलेटर फॉर बॉडी प्रोसेसेस. तो नेक्स्ट है, इसमें फूड के बाद है व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग. Food processing involves any operation or operation that will alter the value of food. तो फूड प्रोसेसिंग ऐसा एक ऑपरेशन है, या एक सिंगल स्टेप ऑपरेशन भी हो सकता है और डिफरेंट मल्टी स्टेप ऑपरेशन भी हो सकते हैं. तो जो खुराक है उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं. मसलन रॉ मटेरियल है तो उसे वो कन्वर्ट कर दे प्रोसेस फूड में, लाइक टमाटो से टमाटो केचप बना ली, या मिल्क से चीज़ वगैरह या योगर्ट वगैरह बना लिया. These may range from simple washing to delicate and complicated processes of food preservation and developing new products. तो ये सिंपल, डेलीकेट और कॉम्प्लिकेटेड दोनों किस्म के प्रोसेस होते हैं इन फूड प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स में. द मेन ऑब्जेक्टिव आर द इन्हांसमेंट इन द शेल्फ लाइफ. तो जो मेन पर्पज जो फूड प्रोसेसिंग का वो ये है कि जो शेल्फ लाइफ है फूड की वो उसको इंक्रीज किया जाए. कंज्यूमर कन्वीनियंस, यानी जैसे कि मसलन अगर सब्जी वगैरह लानी है, उसे पकाना काटना वगैरह, तो यानी काफ़ी लंबा 4-5 घंटे का प्रोसीजर होता है. तो रेडी टू कुक मील या रेडी टू मीट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट टू सेव द टाइम ऑफ द कंज्यूमर. तो इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो जो रॉ मटेरियल वगैरह में न्यूट्रिएंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है. तो फूड प्रोसेसिंग हम इस वजह से करते हैं ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट्स हैं वो इंक्रीज करें या वो सस्टेन करें विद इन दिस लिमिट. तो the food processing industry therefore is credited with all treatments received from food from its origin to the plant in the space and time when it is consumed. Thus, almost all the foods are subject to processing of one type or another. Food processing is studied under the umbrella of food science and technology. तो जो फूड साइंस है इसको हम अंडर द अम्ब्रेला, तो हम फूड प्रोसेसिंग जो है वो उसे डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं या उसके जो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं उसे देखते हैं. तो इसमें ना एक और इम्पोर्टेंट टर्म आ जाती है व्हाट वैल्यू एडिशन, यानी जो एग्रो बेस्ड फूड इंडस्ट्रीज हैं इन पाकिस्तान, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स वैल्यू एडिशन आ जाता है. द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक वैल्यू एंड कंज्यूमर अपील. तो जो ऑफ एन एग्रीकल्चर कमोडिटी, तो जो प्रोसेस है जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है जिसकी यानी कि हो सकता था प्राइस पहले बहुत कम हो, लेकिन जब उसे हमने उसकी वैल्यू एडिशन कर ली तो उससे उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज कर देगी. और इसके अलावा जो उसकी शेल्फ लाइफ है, मसलन उसने अगर 10-15 दिन के लिए
सिस्टम में रिटेन करना था, तो वो अगर प्रोसेस कर दिया तो वो हो सकता है वो 2 से 3 साल तक यानी उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक वैल्यू एंड कंज्यूमर अपील, तो जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो प्रोडक्ट की बढ़ा दें। इसके अलावा जो उसकी कंज्यूमर अपील है, मसलन एक कस्टमर है जो रॉ मटेरियल को नहीं प्रेफर करता, तो जो दूसरा है अगर वो प्रोसेस फूड है तो हो सकता है वो उसे प्रेफर करे। तो इस तरह यानी कंज्यूमर अपील भी बढ़ती है और जो रॉ मटेरियल की इकोनॉमिक वैल्यू हो वो भी बढ़ती है। इट इज ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी ड्रिवन बाय कस्टमर्स नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। वैल्यू एडेड इज द यूज ऑफ characterized food products converted from the raw material through the process that give resulting product of an incremental value in the market, either through high price or expanded market। तो जो रॉ मटेरियल है हम जो डिफरेंट जगह से हम ले रहे हैं, तो उसे हम जब प्रोसेसिंग वगैरह उसकी कर देते हैं तो उसकी जो वो या तो हमें हाई प्राइस देगी, मसलन कि अगर रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस कम है, अगर वो प्रोसेस कर लिया तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो इसके अलावा जो है हाई प्राइस देगी और एक्सपैंड मार्केट, तो अगर प्रोडक्ट की हम मसलन रेसिपी वगैरह चेंज कर देते हैं या अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस तरह में मार्केट जो है वो हमारी एक्सेसिबल होगी, वो एक्सपैंड करेगी। तो एग्जांपल्स इसमें जो वैल्यू एडिशन में आ जाती हैं वो आ जाती हैं जैम, केचप्स, स्क्वैशेस, चीज़, प्री कुक्ड मीट्स वगैरह। तो जो बैरियर्स हैं जो पाकिस्तानी एग्रो बेस्ड फूड इंडस्ट्रीज हैं उसमें बैरियर्स कौन कौन से हैं, वो 3-4 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। नंबर 1 है इनसफिशिएंट रॉ मटेरियल सप्लाई। तो यानी कि रॉ मटेरियल सप्लाई यानी वो सारा साल तो नहीं रहती। मसलन कई लोग रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं और वो सिर्फ मसलन जूस इंडस्ट्री है तो मैंगो वगैरह की या ऑरेंज वगैरह की जो पल्प है वो स्टोर कर लेंगे, तो स्टोर करके वो फिर वो सारा साल यूज़ कर सकते हैं। और जब पीक वैल्यू होती है, पीक सीजन होता है किसी भी प्रोडक्ट का या एग्रीकल्चर कमोडिटी का, तो प्राइस इतनी नहीं होती। जैसे जैसे यानी कि स्टोरेज की तरफ जाएंगे तो फिर प्राइस उसकी इंक्रीज करती रहेगी। तो इसके लिए इसके अलावा जो आ जाता है इनएडिक्वेट सप्लाई। तो इनएडिक्वेट सप्लाई में आ जाता है कि जो इनएडिक्वेट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें ये सेकंड पॉइंट है। तो इसमें आ जाता है कि पुअर हाइजेनिक कंडीशन वगैरह होती हैं, तो यानी कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उसका खतर का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से ये बैरियर है जो वैल्यू एडिशन इन पाकिस्तान। तो जो फिर जो मशीनरी वगैरह जो ऑपरेट कर रही है तो वो भी रिप्लेस नहीं करते, यानी इनोवेशन की तरफ नहीं जाते और वो पुरानी स्टिल यूज़ करते रहते हैं। इसके अलावा अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल विद इन द मार्केट। थर्ड पॉइंट है पुअर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो यानी जो हर हर यानी जो भी इंडस्ट्रीज है वो यानी लैंडलॉर्ड नहीं होता, तो कुछ लोग ये होते हैं कि वो रिस्क वगैरह लेते हैं, थोड़ी इनकम से कारोबार स्टार्ट करते हैं, थोड़ी यानी इन्वेस्टमेंट से, तो फिर वो मार्केट में इन हो गए तो फिर वो पैसे कमाते हैं। तो फोर्थ है पुअर टेक्निकल चॉइसेस, लैक ऑफ इनोवेशन। तो टेक्निकल चॉइस यानी वो पुअर है और इसके अलावा जो लैक ऑफ इनोवेशन है, इनोवेशन की तरफ नहीं जाते, वही स्टिल प्रोडक्ट तो हम करते रहते हैं। तो इसके अलावा जो है लास्ट है रेटिक इनपुट्स एंड पुअर आर्टिफिशियल स्किल। तो जो मसलन डिफरेंट टाइप की जो सप्लाईज होती हैं इन फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में, तो वो इतनी स्टैंडर्डेबल नहीं होती, और जो लोग वगैरह वहाँ काम कर रहे हैं, मसलन जो होते हैं ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट, तो वो जो डीई वाले डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो वो उनको प्रेफर कर देते हैं। वो इसलिए प्रेफर कर देते हैं कि यानी कि वो कम पे भी राजी हो जाते हैं, यानी कि मसलन अगर कोई एमएससी है बंदा तो वो एटलीस्ट 30, 35, 40 स्टार्ट करेगा। तो जो दूसरे होते हैं वो बंदे फिर यानी डी वाले वो 20,000, 15,000 रुपये भी स्टार्ट कर लेते, तो वो चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री में इन हो और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो गेन हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फूड प्रोसेसिंग प्लांट। जो हमने अभी पढ़ा है वो पढ़ा है कि फूड क्या होती है, फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके अलावा वैल्यू एडिशन क्या होती है। तो पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। इट्स मोर देन 70% पॉपुलेशन
directly or indirectly related to the agriculture with vast potentials. Due to the past few decades, the production of food crops has increased steadily. तो जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो सेक्टर है, मसलन मीट, मिल्क, पोल्ट्री, एग्स, फिशेस वगैरह, तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टेडली वो इंक्रीज कर रही है डे बाय डे। तो इसका ये क्यों कर रही है? लाइकवाइज प्रोडक्शन इन एनिमल प्रोडक्ट सेक्टर ऑफ मीट, मिल्क, पोल्ट्री एंड फिश कैन आल्सो इंक्रीज। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज embarked upon industrialization program with great emphasis on agro-based industry to profitably utilize the produce। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो लोगों को जो इंडस्ट्रीज हैं यानी जो अभी यानी पीटीआई की गवर्नमेंट है तो ये इंडस्ट्रियल जोन वगैरह काम कर रही हैं, तो इसी वजह से कर रहे हैं कि ताकि जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करें इंडस्ट्रियल जोन में और लोगों को कारोबार मिले। और इसके साथ यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज कर लिया और फिर वो जो एम्प्लॉयज हैं उसको हायर कर लिया तो इससे कारोबार रन हो गया। नहीं, इसके अलावा भी डिफरेंट इंडस्ट्री हैं और डिफरेंट टाइप के लोग हैं जो कि इंगेज होते हैं इंटरेक्टिव टू द फूड इंडस्ट्री। तो मसलन जो केमिकल्स वगैरह हैं वो परचेज करना, पैकेजिंग मटीरियल वगैरह, उसे ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स की यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंटरलिंक करती हैं। तो फॉर दिस पर्पज बैंक सच एज ज़राई तरक्याती बैंक headquarters in Islamabad offer loans to the public on the suitable terms। तो जो ज़राई तरक्याती बैंक है वो इसी वजह से है कि जो ज़राई कर्जे वगैरह फराहम करते हैं लोगों को ताकि वो या तो इंडस्ट्रियाँ लगाएं या फिर जो उनकी ज़मीनें हैं वो उन पर काश्तकारी करें और जो कैश क्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूस करें। तो इसके अलावा अदर कमर्शियल बैंक्स भी हैं जो अवेलेबल हैं, तो वो भी लोगों को यानी इसी वजह से नेशनल बैंक वगैरह या अदर इस तरह के बैंक हैं जो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और जो फॉरेन अर्निंग है वो हम अचीव कर सकें उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके। जैसे कि क्रॉप्स में चावल वगैरह को यानी कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा जो मैंगो वगैरह है ये एक्सपोर्ट करते हैं। फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स आर among the agro-based industry that obtain raw material directly from farm or seed। तो जो फूड प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं ये रॉ मटेरियल जो या तो डायरेक्ट फार्म से लेती हैं या सी वगैरह से, जो यानी फिश प्रोसेसिंग वगैरह इंडस्ट्री है। दीज आर प्रोसेस्ड इनटू शेल्फ स्टेबल, पोर्टेबल एंड वर्किंग प्रोडक्ट्स। तो इसे डिफरेंट कैटेगरी यानी फूड इन होलसम, न्यूट्रिशियस and portable। तो with an establishment and development of food processing industry in Pakistan, many agriculture products that used to be waste are now gradually utilized। तो इससे पहले यानी कि जो इंडस्ट्री लगाने से पहले यानी कि जो प्रोडक्ट वगैरह थी जो मार्केट में अभी यानी कि किन्नू मसला इतना ज़्यादा होता है तो ये गल सड़ जाता है, मार्केट्स में लोग परचेज ही नहीं करते। यानी इतना वाफर मिकदार में कई चीज़ें हैं जो पाकिस्तान इंडस्ट्री में पाकिस्तान में ग्रोथ उगती हैं। तो फिर यानी इस तरह यानी प्रोडक्ट्स वगैरह जो थी वो वेस्ट जो होती थी वो हम फूड प्रोसेसिंग के थ्रू हम उसे यूटिलाइज करते हैं प्रॉपर्ली और टू गेन मोर। इसके अलावा थस फार्मर ऑब्टेन द रिवार्ड फॉर द स्वेट एंड कंज्यूमर गेट रिवार्ड थ्रू। तो जो किसान वगैरह जो फसलें वगैरह उगाते थे पहले तो ज़माने में ये होता था कि लोगों ने क्रॉप्स वगैरह अपनी यानी कि घर वालों के लिए या फैमिली के लिए बस उगा लेते थे यानी अर्ली डिकेड्स ऑफ द लाइफ। तो या फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्हें यानी फिर इसके अलावा जो था वो बार ट्रेडिंग वगैरह थी। अगर मसलन किसी कोई और कोई काम करता है तो उसे वो दाने वगैरह देते थे और वो उसे बार ट्रेडिंग कर लेते थे, यानी ये पैसे का कंसेप्ट नहीं था। अब लोगों को पता है कि हमने ये चीज़ें उगानी है, ये मार्केट में हाथों हाथ बिक जानी है, तो ये जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह हैं उन्होंने ये लाजमी लेनी है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है वो गन्ना कमाल खरीद लेते हैं, इसी तरह ये फ्लोर इंडस्ट्री वगैरह हैं जो गन्ना वगैरह खरीद लेते हैं। इस तरह यानी डिफरेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। Besides, processed food products are also being exported, enabling Pakistan to earn handsome amount of foreign exchange। तो इस तरह यानी जो डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं तो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं तो उससे जो हमें मुनाफा हासिल हो रहा है यानी फॉरेन एक्सचेंज तो वो काफ़ी हद तक यानी कि पाकिस्तान ये तो एक तो साइड पे तो जो है इकोनॉमिक इम्प्रूव कर रहा है, दूसरी साइड पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंगेज करती हैं लेबर को। तो जो सेकंड जो पाकिस्तान में फूड इंडस्ट्री है ये सेकंड लार्जेस्ट
इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ द लेबर. About 30% of more of the total labor is engaged in the food industry. तो 13% या इससे ज्यादा जो लोग हैं वो फूड डिफरेंट टाइप्स की जो फूड इंडस्ट्री या बेवरेज इंडस्ट्री है उसमें काम कर रहे हैं. तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? By definition, food processing industry is an establishment in which food is handled, prepared, preserved, or processing. Thus, includes all those small or large enterprises that are engaged in altering the value of food. तो ये इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन है वो परफॉर्म किए जाते हैं इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, लाइक हैंडलिंग, प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, प्रोसेस. तो ये छोटी बड़ी इंडस्ट्री इंगेज होती हैं टू अल्टर द वैल्यू ऑफ द फूड. दी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स, वेजिटेबल ऑयल एंड घी, fruits and vegetable dehydration plants, canning industry, fruits juice factories, flour mills, sugar mills, meat, fish, poultry processing industry, bakeries and confectionery, all are including group known as फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज के नाम बोले हैं तो ये सारे मिलके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाते हैं. नेक्स्ट है द स्टेक होल्डर्स. तो 3 टाइप्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन एनी फूड इंडस्ट्री. नंबर 1 एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट, नंबर 2 वर्कर और द एम्प्लॉय, और नंबर 3 कंज्यूमर और द कस्टमर. तो 3 तरह के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो किसी भी फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं. जो नंबर 1 है एंटरप्रेन्योर और मालिक जो, और इसके अलावा जो उसके मुलाजिम है वर्कर या एम्प्लॉइज. तो थर्ड है जो है कंज्यूमर, जो प्रोडक्ट्स वगैरह फूड इंडस्ट्री में बनी है तो जिसे वो सेल करनी है. दी नंबर 1 जो एंटरप्रेन्योर है, दी एंटरप्रेन्योर मेक्स द इन्वेस्टमेंट. Hence, the basic interest is to get profit in return of his investment. तो जो एंटरप्रेन्योर है वो उसकी सारी इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी फूड इंडस्ट्री में. वो पार्टनर्स भी हो सकते हैं, अकेले एक बंदे की भी हो सकती है. तो उनका बेसिक मकसद क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, कि वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उससे वो प्रॉफिट हासिल करे, मोर प्रॉफिट. तो इसके अलावा for this reason he has to ensure that the industry runs in its optimum capacity and that the processed products are of good quality. तो उनका जो मेन एफएसएस होता है वो यही होता है कि जो प्रोडक्ट है वो जो कंज्यूमर है वो सेफ और न्यूट्रिशियस फूड हासिल कर सके, और जो इंडस्ट्री है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स वो उन्हें मुहैया कर सके. So he needs the manufacturer what can be sold and what the consumer would purchase over and over again. तो एक तो ये था कि जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो गुड क्वालिटी हों, सेफ हों, और कंज्यूमर कस्टमर डिमांड. इसके अलावा जो वो बनाएगा तो वो सेल आउट करेगा कंज्यूमर को, और वो कंज्यूमर अगर यानी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो कंज्यूमर उसे बार बार खरीदेगा. अगर प्रोडक्ट एक दफ़ा ख़राब निकलेगी तो वो जो इम्प्रेशन है वो कंपनी का ख़राब हो जाएगा, और जो कस्टमर है वो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ परचेज नहीं करेगा. तो इस तरह यानी कि उसने वो चीज़ बनानी है जो कि कस्टमर बार बार उसे परचेज करे. नंबर 2 पे है वर्कर. द टारगेट ऑफ एम्प्लॉय आर द वर्कर इन एन इंडस्ट्री इज टू रिटेन हिज जॉब. तो जो मेन मकसद होता है जो एक एम्प्लॉय का वो यही होता है कि जो उसकी जॉब है वो रिटेन करे. वो रिटेन क्यों करे? सो दैट ही कैन रिसीव द सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉय. तो अगर उसकी जॉब रिटेन करेगी तो वो अपने इंडस्ट्री से या मालिक से तनख्वाह नहीं ले सकेगा, और इसके अलावा डिफरेंट बेनिफिट्स में मेडिकल फैसिलिटी भी आ सकती है. जो अलाउंसेस डिफरेंट टाइप के होते हैं, हाउस अलाउंस, रेंट अलाउंस, इस तरह यानी डिफरेंट अलाउंसेस वगैरह भी आ जाते हैं. This is only possible when the products of the industry satisfy the consumer demand and are readily sold in the market. तो ये इसी सूरत पॉसिबल है कि उसे डिफरेंट टाइप के जो हैं बेनिफिट्स उसे हासिल हों. वो क्यों वो ये हो गए यानी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी मार्केट में डिमांड हो और वो रेडीली सेलेबल हो. ये फिर तो वो इंडस्ट्री अगर प्रॉपर्ली रन करेगी, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगी. तो फिर इस तरह यानी वो अपने वर्कर्स वगैरह को डिफरेंट टाइप के बोनसेस के फॉर्म में डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. This is only possible a food product to be acceptable to the consumer must among other requirement be safe. तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो कस्टमर की यही होती है कि जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है वो सेफ हो. ये इट इज द प्राइम डिजायर ऑफ द कस्टमर इज टू परचेज द प्रोडक्ट एट रीजनेबल कॉस्ट एंड द क्वालिटी एसोसिएटेड विद सच प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सेफ्टी एंड टेस्ट.
तो जो सेफ्टी और टेस्ट है प्रोडक्ट का वो प्रीमियम हो, सुपीरियर हो, और इसके अलावा जो प्रोडक्ट वो ले रहा है वो रिजनेबल कॉस्ट हो, ये नहीं कि महंगी हो या इम्पोर्टेड चीज़ वो खरीद रहा है। तो food technologies is the key person whose job is to provide the consumer with safe, nourishing and wholesome food। तो जो फूड टेक्नोलॉजीज होता है वो की पर्सन होता है, और उसका जॉब का मकसद यही होता है कि जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हो, वो सेफ हो, नॉरिशिंग हो और होलसम हो। Compliance of this objective starts from locating the suitable site for establishing the food processing plant, its designing layout to ensure safe, profitable production of the फूड। तो उसका काम स्टार्ट से ही नहीं हो जाता है कि फूड टेक्नोलॉजीज के जो मेन काम है कि जो इंडस्ट्री मसलन बन रही है या उसकी साइट वगैरह जो बनाई है, उसकी जो लेआउट है, वो सारे जो भी हैं काम, तो उसकी डिस्कशन के साथ यानी उसे एतमाद में लेके या उसकी राय लेके वो चीज़ें सारी परफॉर्म की जाती हैं। फिर जब वो इंडस्ट्री बन जाती है, उसकी प्रोडक्शन यूनिट, उसके जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं अंदर चाहिए वो, ताकि जो फूड है वो सेफ रहे। दी फूड टेक्नोलॉजी मस्ट गारंटी दैट द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंज्यूमर एंड द वर्कर आर इंश्योर। तो जो फूड टेक्नोलॉजीज होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं अवेलेबल, तो वो सेफ हैं, और कंज्यूमर जो हैं वो जब उन्हें खाएंगे तो वो उनकी हेल्थ को कोई हेल्थ हैजर्ड या फूड बोर्न इलनेस नहीं प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनकी भी जो हेल्थ है वो अनअफेक्टेड रहेगी। हैंस सोल कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल स्टेक होल्डर इज द फूड सेफ्टी। तो जो सारे जो स्टेक होल्डर हैं उनका एक ही मेन मकसद है, वो है फूड सेफ्टी। यानी फूड सेफ होगी तो अर्निंग होगी तो जो एम्प्लॉइज है उसे सैलरी वगैरह या अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। और थर्ड, जो कंज्यूमर है अगर प्रोडक्ट सेफ है तो वो खरीदेगा। द कॉमन फीचर अमंग द फूड इंडस्ट्रीज आर द दे रिसीव द रॉ मटेरियल फ्रॉम द लैंड ऑफ सी एंड प्रोसेस इट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो जो मेन फीचर है वो फूड इंडस्ट्री का यही होता है कि जो रॉ मटेरियल है वो परचेज करे और उसे ह्यूमन कंजप्शन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स में चेंज कर दे। Moreover, the basic requirements of establishing and operating such industries are also common। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेटिंग सच इंडस्ट्रीज आर आल्सो कॉमन। द इंडस्ट्री मस्ट इंश्योर दैट द एंड प्रोडक्ट आर ऑफ nutritious and safe for human consumption like other industries। Food processing industry requires certain consideration before launching a product। तो डिफरेंट टाइप्स की जो कंसिडरेशन होती हैं वो रिक्वायर होती हैं बिफोर लॉन्चिंग ए प्रोडक्ट। प्रीलिमिनरी प्लानिंग में सीम टू बी कॉस्टली, बट इफ प्रॉपर्ली डन इट विल प्रिवेंट एक्सपेंसिव रीअरेंजमेंट्स। तो प्लानिंग पहले तो यानी ये जब प्लानिंग वगैरह करते हैं तो शुरू में तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, पर अगर इसे हम प्रॉपर्ली डन कर लेंगे तो जो फिर रीअरेंजमेंट के जो डिफरेंट प्रोसेस हैं वो हमें नहीं करने पड़ेंगे, वो जो डिफरेंट खर्चे वगैरह पड़ेंगे तो वो उससे वाइड बच जाएंगे। नेक्स्ट है टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? टोटल इन्वेस्टमेंट required for establishing a food processing industry depends upon several factors। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी फूड इंडस्ट्री को रन करने के लिए चाहिए, वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो मेन फैक्टर है वो ये है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द इंडस्ट्री। तो वो किस तरह की इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री है, बेकरी इंडस्ट्री है, किस तरह की इंडस्ट्री है, एंड साइज ऑफ द प्रोडक्शन। और जो साइज है प्रोडक्शन का वो कितना है, कितने केजी या कितने मेट्रिक टन या मिलियन टन प्रोडक्शन है, या डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स निकल रही हैं वो कितनी हैं। तो जो अगर इंडस्ट्री छोटी है तो प्रोडक्शन रेट भी थोड़ा होगा, अगर इंडस्ट्री बड़ी है, एक्सपैंड है, तो फिर उसका जो प्रोडक्शन लाइन है वो जो प्रोडक्शन है उनकी वो ज़्यादा होगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट प्रॉपर अप्रेजल ऑफ ऑल कॉस्ट इज मेड इन कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट्स टू अवॉइड द डिसअपॉइंटमेंट इन लेटर स्टेजेस। तो जो मसलन एक इंडस्ट्री को बुनियाद बनाने से पहले या और डिफरेंट टाइप्स की प्लानिंग वगैरह की जाती है ताकि जो डिसअपॉइंटमेंट्स इन लेटर स्टेज यानी पैसे कम पड़ जाना या और इस तरह के मसलन मशीनरी वगैरह नहीं, यानी डिफरेंट टाइप्स की जो प्लानिंग है वो सबसे पहले की जाती है ताकि जो इंडस्ट्री है उसे हम प्रॉपर्ली रन कर सकें। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो दो किस्म की होती है। नंबर 1 है फिक्स इन्वेस्टमेंट और नंबर 2 है वर्किंग कैपिटल। तो
जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट अकर्स ऑल द एक्सपेंडिचर रिक्वायर फॉर द परचेज ऑफ लैंड एज वेल एज द प्रिपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है उसमें सब आ जाता है परचेज ऑफ लैंड, यानी कि लैंड जो ज़मीन खरीदनी है फैक्ट्री के लिए वो इसमें आ जाता है, और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, तो लास्ट हमने 2 वीक्स 2 चैप्टर पढ़े हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2। तो उसमें जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, वॉल्स, डोर्स, विंडोज, लेआउट्स, शेल्व्स, वेयर हाउसेस, तो इस तरह यानी डिफरेंट चीज़ें जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में आ जाती हैं। इरेक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड अदर बिल्डिंग्स, तो जो बुनियाद वगैरह खड़ी की जाती है फैक्ट्री बिल्डिंग्स की, इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के अदर जो बिल्डिंग्स रिक्वायर होती हैं, ये नहीं सिर्फ प्रोडक्शन एरिया चाहिए, इसके अलावा जो ऑफिस वगैरह चाहिए, इसके अलावा जो रॉ मटीरियल की जो स्टोरेज ऑफिस चाहिए, इसके अलावा जो फिनिश प्रोडक्ट बन चुकी हैं उनके लिए हमें वेयर हाउसेज वगैरह चाहिए। तो इसके अलावा साइट एंड सिविल वर्क एक्सपेंडिचर इसमें काउंट होते हैं। इसके अलावा मशीनरी प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह। तो the expenses of the preparation of site and civil work is also included in the fixed investment. The cost of plant machinery also forms part of the fixed investment. तो जो मशीनरी की कॉस्ट है वो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा होती है। वेयर मशीनरी परचेज ऑन टर्न की बेसिस, तो जहाँ मशीनरी को हमने टर्न की बेसिस पे हमने उसे खरीदना है। दी इंस्टॉलेशन चार्जेस आर इंक्लूडिंग इन दिस पैकेज, तो जो इंस्टॉलेशन जो मशीनरी हमने खरीदी है तो उसके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। In case pieces of equipments are purchased from different manufacturers supply, the installation charges must be included in the finish. अगर यानी कि डिफरेंट पार्ट्स वगैरह हैं वो डिफरेंट हमने मैन्युफैक्चरर से खरीदे हैं तो उसकी भी जो भी कॉस्ट है इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं तो वो भी सारी इसमें फिक्स इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल इज नीडेड टू ऑपरेट द प्रोजेक्ट पार्शियली और टोटली। तो जो वर्किंग कैपिटल है वो जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, तो उसे या पार्शियली या टोटली रन करने के लिए जो अमाउंट चाहिए होती है, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्वाइट ऑफन द एंटरप्रेन्योर डज नॉट प्रॉपरली असेस द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो कई दफ़ा ऐसे भी हो जाता है कि एंटरप्रेन्योर है वो एग्जैक्टली नहीं उसे आइडिया होता कि उसे कितनी अमाउंट चाहिए। दिस में काज सीरियस लिक्विडिटी प्रॉब्लम टू द नेशन प्रोजेक्ट। तो इस तरह के यानी इश्यूज अरेज होते हैं जब इंडस्ट्री वगैरह का न्यू एस्टेब्लिशमेंट होती है तो वो अभी प्रॉपरली रन नहीं होती, क्योंकि जब आपने किसी मार्केट में एंटर होना है तो आपको स्टार्ट में उधार पे चीज़ें लेनी पड़ेंगी, उधार पे चीज़ें लेनी पड़ेंगी, और इसके अलावा आप और भी यानी डिफरेंट टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होते हैं। द एंटरप्रेन्योर मस्ट इंश्योर दैट सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल टू पे फॉर रॉ मटेरियल्स, वेजेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन बिल्स, एनर्जी एंड अदर इंसिडेंटल कॉस्ट। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसके पास खातर का फंड होना चाहिए कि वो रॉ मटेरियल इजीली वाफर मकदार में जितना चाहिए, 1 साल का स्टॉक करना, 2 साल का या 6 माह का जितना भी। तो इसके अलावा जो है वेजेस वगैरह जो उसने लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में वो उसकी तनख्वाहें वगैरह देने के लिए जो चाहिए। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन बिल्स वगैरह, तो जो ट्रांसपोर्ट वगैरह डिफरेंट टाइप्स की हैं, जो मसलन प्रोडक्ट वगैरह को यानी कि हमें ये रॉ मटेरियल की परचेजिंग के लिए और या फिनिश प्रोडक्ट की मार्केटिंग वगैरह के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन या जो मुलाजम वगैरह काम कर रहे हैं उन्हें कम्युनिकेशन उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। फॉर पेनिट्रेटिंग द कंज्यूमर मार्केट ए गुड चंक ऑफ मनी इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिसिटी पर्पस। तो अगर यानी कि हमारा इंडस्ट्री स्टार्ट है तो स्टार्ट में यानी कि कमर्शियल या पब्लिसिटी के लिए मसलन डिफरेंट चैनल्स पे ऐड वगैरह दी जाती है। इसके अलावा डिफरेंट रोड्स पे पोस्टर्स वगैरह या बड़े बैनर्स वगैरह लगे होते हैं, फ्लेक्सीज वगैरह। तो इसके अलावा और डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेप्सी वालों की जब ये व्यू वगैरह आई थी तो ये इन्होंने ये मुख्तलिफ जगह पे डिफरेंट एरियाज पे उन्होंने अपने जो उनके वर्कर्स थे उन्हें खड़ा किया होता था, वो लोगों को मशरूब पेश करते थे कि ये चेक करें ये न्यू फ्लेवर आया है वट एवर, यानी कि डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटजीज होती है और डिफरेंट इंडस्ट्री की कि वो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को कैसे उन्होंने यानी कि सेल आउट करना है और कैसे उसकी मांग बढ़ानी है, डिमांड बढ़ानी है इंडस्ट्री में।
मार्केट में। इन द इनिशियल स्टेजेस समटाइम एक्सपेंसेस मे बी मेड ऑन अनशेड्यूल्ड लेवल्स। तो इसके अलावा जो स्टार्ट में डिफरेंट टाइप के अनशेड्यूल्ड लेवल्स आ सकते हैं, और ट्रेनिंग और सम पर्सोनल यानी पर्सोनल की ट्रेनिंग वगैरह के लिए कुछ यानी कि हाई लेवल की इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो अपने पर्सोनल्स को दूसरे ममालिक में भेजती हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, तो वो फुली फंडेड होती हैं। इसके अलावा जो लोकल हैं वो लोग खुद ही यानी प्रेफरली यानी एंगेज होते हैं, वो खुद ही सर्च आउट करके यानी जो चीज़ें उन्हें फ़ायदा दे सकती हैं, तो वो खुद ही वो उस तरह की ट्रेनिंग वगैरह में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग हैं। यानी जैसे आजकल ई लर्निंग सिस्टम चल रहा है, तो वो आप लोग सर्टिफिकेट्स के लिए आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। As try run startup and commissioning expenditure must also be forced into the working। तो ट्रायल रन में भी यानी इन्वेस्टमेंट चाहिए। मसलन कि अगर आप एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, कोई ट्रायल बेसिस पे है, तो तजर्बा के लिए तो फिर पैसे वगैरह चाहिए हो, तो उसमें ये होगा ट्रायल फेल भी हो सकता है, ट्रायल पास भी हो सकता है। और इसके अलावा कमीशनिंग एक्सपेंडिचर वगैरह भी होते हैं, यानी कोई चीज़ परचेज करनी है या आपने मार्केट में सेल आउट करनी है, तो या आपने रिटेलर्स वगैरह को कमीशन वगैरह देना है, उसके भी जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सारी वर्किंग कैपिटल में आ जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने देखा कि व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग, व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग प्लांट, व्हाट इज द वैल्यू एडिशन, एंड व्हाट इज द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इसमें डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं वो उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा फिर हमने स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ा कि 3 किस्म के होते हैं, एंटरप्रेन्योर और वर्कर और कंज्यूमर। एंटरप्रेन्योर वो है जो इन्वेस्ट करता है और वो चाहता है कि इन्वेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा मुनाफा कमाए। और जो एम्प्लॉय है वो उसकी कोशिश होती है कि वो उसकी जॉब रिटेन करे, वो और वो पे वगैरह और जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो इंडस्ट्री से ले सके। और नंबर थर्ड पे कंज्यूमर जो है वो चाहता है कि जो प्रोडक्ट वो खरीदे बाजार से वो रीजनेबल प्राइस पे हो, और वो और इसके अलावा सेफ हो, होलसम और न्यूट्रिशियस हो। जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है वो मेन मेन पर्सन है जो कोई डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द फूड इंडस्ट्री। तो इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है वो दो किस्म की है। नंबर वन है फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने पहले ही कर देनी है। नंबर टू है वर्किंग कैपिटल, जो कि यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्री रन करेगी तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, कम होती है। तो वो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन लाइन एज वेल एज योर एक्सपेंडिचर्स। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में आ जाती है लैंड वगैरह की परचेजिंग, फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह और इरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर बिल्डिंग्स। इसके अलावा वो मशीनरी और उसके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो सारे फिक्स इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। और जो अगर आप डिफरेंट मैन्युफैक्चर से इक्विपमेंट वगैरह ले रहे हैं तो वो भी सारे इसमें फिक्स इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगे, और प्लस इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हैं। तो इसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल इज नीड टू प्रोजेक्ट पार्शली और टोटली। तो इसमें डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, लाइक रॉ मटेरियल, वेजीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन बिल्स, एनर्जी वगैरह। तो पब्लिसिटी वगैरह के लिए भी पैसे चाहिए, और उसके अलावा ट्रायल रन अप और कमीशनिंग वगैरह और ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल और अनशेड्यूल्ड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा। हमारे 2 टॉपिक रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे कि सारा वाइंड अप हो जाए हमारा जो भी हमारा कोर्स है टोटल अटेंडेंस वगैरह। ओके, stay home, safe life. Okay, Allah Hafiz.